हेलो एवरीवन। रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आपका मार्च में होने वाला है, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के टॉप 20 साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस क्लास में हमने जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वह क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। तो आप क्लास को अंत तक देखें और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है। हमें बताना है कि मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है। ऑप्शन ए में दिया है वसा, ऑप्शन बी में है प्रोटीन, ऑप्शन सी में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बात करें कि मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि कम हो जाती है, तो यह आपका होता है प्रोटीन की कमी के कारण। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे जो आपका प्रोटीन होता है इसे मानव शरीर का क्या कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, इसे आपका कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी अर्थात जो हमारा शरीर है इसका मूलभूत इकाई होता है आपका प्रोटीन होता है। शरीर के विकास में वृद्धि में यह काफ़ी हेल्प करता है और शरीर के आपके विकास में भी हेल्प करता है। तो ध्यान देंगे। उसके बाद हम बात करें कि प्रोटीन जो होता है सबसे ज़्यादा किस में मिलता है। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपका मिलता है किस में मिलता है, तो आपका दूध में मिलता है। उसके बाद बात करें तो अंडा में मिलता है। उसके बाद बात करें कि जो आपका मूंगफली होता है, मूंगफली होता है इसमें आपका प्रोटीन भी अधिक मात्रा में मिलता है और इसमें आपका वसा भी आपका अधिक मात्रा में मिलता है। तो मूंगफली में आपका प्रोटीन और वसा दोनों आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद बात करें जो प्रोटीन होता है यह हमारे शरीर में क्या करता है, ऊतकों का निर्माण करता है। ऊतक अर्थात क्या होता है, टिश्यू। हमारे शरीर में टिश्यू का निर्माण कौन करता है, तो हमारे शरीर में टिश्यू अर्थात ऊतकों का निर्माण प्रोटीन करता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ से हमने 3 से 4 क्वेश्चन देखा कि मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है। तो प्रोटीन की कमी हमारे अंदर हो जाएगी तो क्या होगा, शारीरिक वृद्धि आपका कम हो जाएगा। वही बात करें कि प्रोटीन को आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है अर्थात हमारे शरीर का क्या है, यह मूलभूत इकाई होता है प्रोटीन। प्रोटीन आपका सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। इसके साथ साथ हम बात करें तो मूंगफली में आपका प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन और वसा पाया जाता है। और प्रोटीन जो होता है यह क्या करता है, ऊतकों अर्थात टिश्यू का निर्माण करने का काम करता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। देखिए एक पॉइंट से रिलेटेड जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उन सभी को आप एक दूसरे से रिलेट कर आप समझेंगे तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है। हमें बताना है कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है गाजर, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है अंकुरित बीज, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बात करें कि विटामिन ई का आपका मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन ए जो है इसका मुख्य स्रोत आपका गाजर होता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या होता है, गाजर होता है। अब देखिए थोड़ा हम विटामिन ए के बारे में बात करते हैं कि जो आपका विटामिन ए है इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ ले कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विटामिन ए इसका वैज्ञानिक नाम आपका है रेटिनॉल है। क्या है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। वैज्ञानिक नाम आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो इससे कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। क्या होता है,
विटामिन ए की कमी हो जाए तो इससे आपका रतौंधी रोग होता है। और बात करें कि जो आपका विटामिन ए होता है यह हमारे शरीर में कहाँ पे आपका भंडारित होता है, तो विटामिन ए इसका स्टोरेज होता है हमारे यकृत में। कहाँ पे होता है? यकृत अर्थात लीवर में होता है। यकृत अर्थात कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। और कल हमने आपको बताया है कि जो आपका यकृत होता है यह क्या होता है? सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। यकृत होता है यह आपका सबसे बड़ी क्या होता है? ग्रंथि होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। और हमने यह भी बताया था कि सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत बताएंगे, वहीं आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होगा, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपका थायराइड होता है। तो ये दो क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था। तो देखिए एक दूसरे से आप रिलेट करेंगे तो आप पीछे की क्लास को भी ध्यान से आप याद रख सकते हैं और आगे की क्वेश्चंस को भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए हम आपको जितना भी स्टडी कराएंगे आपको याद करा देंगे, प्रत्येक क्वेश्चंस को आपको माइंड में बैठा देंगे, आप कभी भी क्वेश्चंस को भूल नहीं सकते हैं। तो आप क्लास को अच्छा से देखें और रिवाइज करें। आप केवल वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, उससे ही आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। और इस सीरीज में हम एनसीईआरटी से रिलेटेड, एनसीईआरटी एससीईआरटी है, इससे रिलेटेड और प्रीवियस ईयर जो आपका हुआ है टीआरई 1 हुआ है 2 हुआ है, इन सभी क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, जिससे आपका बेस भी मजबूत हो और पूरे कॉन्सेप्ट वाइज हम थ्रोली स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ हमने क्या क्या सीखा कि विटामिन ए जो है इसका मेन स्रोत आपका गाजर होता है। गाजर हम खाएंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए जो होता है हमारे शरीर में कहाँ पे स्टोर होता है? तो ये आपका यकृत अर्थात लीवर में होता है। और हमने यह भी पढ़ा है कि जो यकृत होता है यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वहीं पूछे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यह आपका थायराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध डैश का कार्य करता है। देखिए शरीर में हमारे त्वचा के नीचे क्या होता है? वसा होता है अर्थात फैट होता है। तो यह क्या करता है? शरीर की ऊष्मा ह्रास के विरुद्ध किसका काम करता है? ऑप्शन ए में दिया गया है पोषक का काम करता है, ऑप्शन बी है अवरोधक का काम करता है, ऑप्शन सी है कि कोई काम नहीं करता है, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारे शरीर के त्वचा के नीचे क्या है? वसा होता है। और वसा क्या करता है? वसा जो होता है हमारे शरीर में ऊष्मा का जो ह्रास होता है इसके विरुद्ध आपका अवरोधक का काम करता है। फैट क्या करता है? हमारे शरीर से जो ऊष्मा होता है, हीट रिलीज होता है, इसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका वसा होता है ना, जो आपका वसा है इससे आपका सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। वसा से आपका ऊर्जा सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। वहीं हम बात करें कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, यहीं पे हम इसे भी देख लेते हैं। जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है इससे बात करें तो इससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। इंस्टेंट एनर्जी आपसे पूछ ले कि इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलता है, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख में होता है। तो कोई भी भोजन आप खाते हैं और मुख में चबाते हैं तो हल्का हल्का आपका मीठासा का जो स्वाद आता है यही आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे होता है? मुख में होता है। और इससे हमें तत्काल ऊर्जा मिलता है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे आमाशय में नहीं होता है, हमारे पेट में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। इसका पाचन कहाँ पे हो जाता है? मुख में हो जाता है। आप देखते हैं कि जैसे हम लोग क्या है, हम लोग खेलते हैं उस समय हम लोग पानी पी लेते हैं तो हमारा तबीयत खराब हो जाता है। लेकिन हम लोग अक्सर मैच देखा करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं वे जब इनिंग ब्रेक होता है या ओवर समाप्त होता है तो उसमें क्या करते हैं? ड्रिंक लेते हैं। तो वे सिंपल वाटर नहीं पीते हैं, वे लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का आपका जूस लेते हैं। इससे क्या मिलता है? इससे उन्हें इंस्टेंट अर्थात तत्काल एनर्जी उन्हें मिलता है।
तो यहाँ से हमने देखा कि जो हमारा चमड़ा होता है, इस त्वचा के नीचे क्या होता है, वसा होता है, जो हीट को क्या करता है, हीट को आपका जो ह्रास होता है इसे रोकने का काम करता है। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलता है, वसा से मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें तत्काल ऊर्जा मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे होता है, हमारे मुख में होता है। उसके बाद हम बात करें कि जो त्वचा होता है, जो हमारे शरीर का क्या है, त्वचा है, तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि त्वचा में आपका कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। आपसे पूछ ले कि त्वचा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो त्वचा की बात करें तो इसमें आपका एल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो त्वचा में आपका एल्फा किरेटिन एल्फा किरेटिन नामक आपका प्रोटीन पाया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, यह प्रोटीन हमारे त्वचा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो यह क्वेश्चन हमने कल देखा था। कल हमने इसको समझाया था कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी में है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें हम कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो यह आपका विटामिन डी को माना जाता है। जो विटामिन डी होता है यह हार्मोन की तरह काम करता है। आप इसे ध्यान रखेंगे, विटामिन डी जो होता है यह हार्मोन की तरह कार्य करता है। उसके बाद ध्यान देंगे, हम बात करते हैं विटामिन डी का। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है, सबसे पहले तो वैज्ञानिक नाम जानना आपका जरूरी है। हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा है विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। यहाँ हम देखेंगे कि विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम आपका कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम आपका होता है कैल्सीफेरॉल होता है, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। उसके बाद हम बात करें, जो आपका विटामिन डी होता है किससे प्राप्त होता है, तो विटामिन डी आपका सूर्य के प्रकाश से आपका प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। उसके बाद हम बात करें, विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, तो विटामिन डी की कमी हो जाता है तो बच्चों में आपका रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है, बच्चे में आपका रिकेट्स रोग होता है। और बड़ों में क्या होता है, विटामिन डी की कमी हो जाए तो इससे जो हड्डी होता है, हड्डी आपका कमज़ोर हो जाता है। विटामिन डी की कमी होगा तो इससे हड्डी क्या होगा, हमारा हड्डी कमज़ोर हो सकता है। और बच्चों में विटामिन डी की कमी होने के कारण रिकेट्स रोग होता है। आप देखते हैं कि अक्सर बच्चे का जब जन्म होता है उस समय उसका चेहरा कैसा होता है, पीला पीला होता है। यह आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसीलिए डॉक्टर हमें सुझाव देते हैं कि जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सुबह का धूप लगाना चाहिए, जिससे क्या हो, विटामिन डी की मात्रा उनमें अधिक से अधिक मिल सके। तो ध्यान देंगे, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल है। यह हमें सूर्य से मिलता है। इसकी कमी से बच्चे में रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। और जो आपका विटामिन डी है यह आपका हार्मोन की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है। शरीर में ऊतक का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में है प्रोटीन से, ऑप्शन बी है विटामिन से, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है, तो यह आपका प्रोटीन से होता है। किससे होता है, प्रोटीन से होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, अभी हमने देखा है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, तो प्रोटीन आपका सबसे ज़्यादा मिलता है सोयाबीन में। सोयाबीन में आपका सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। और सोयाबीन हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है। इसलिए मध्य प्रदेश को आपका सोया प्रदेश भी कहा जाता है। अब देखिए, हम बात करें कि शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है यह आपका प्रोटीन से होता है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं ऊतक का, कि जो आपका ऊतक होता है, ऊतक को क्या कहते हैं, इसे आपका टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊतक को आपका टिश्यू कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि जो ऊतक होता है
इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, अर्थात स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहा जाता है, तो ऊतकों के अध्ययन को आपका हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। आपका ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। और जो हमारा शरीर का निर्माण होता है, तो हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट सेल अर्थात कोशिका होता है। कोशिका से क्या मिल बनता है, तो कोशिका मिलता है, तो इससे आपका बनता है ऊतक बनता है। ऊतक से क्या बनता है, ऊतक से अंग बनता है, और अंग मिलते हैं तो क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र से क्या बनता है, अंग तंत्र से हमारा शरीर बनता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे कि क्या होता है, हमारे शरीर का इकाई क्या होता है, तो शरीर का इकाई होता है सेल अर्थात कोशिका होता है। कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से आपका बनता है अंग, और अंग से बनता है अंग तंत्र, उसके बाद हमारा शरीर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए। जो सामान्य रूप से काम करने वाली अर्थात घर में जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती है, इन्हें प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए में है लगभग 20 ग्राम, ऑप्शन बी में है लगभग 10 ग्राम, ऑप्शन सी में है लगभग 45 ग्राम, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें कि एक जो सामान्य औरत होती है, एक सामान्य जो महिला होती है, उनमें प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है, तो एक सामान्य महिला में प्रत्येक दिन आपका लगभग 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। एक सामान्य महिला को कम से कम आपका क्या करना चाहिए, 45 ग्राम आपका प्रोटीन एक दिन में जरूर लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करें जो आपका स्तनपान स्तनपान कराने वाली स्तनपान कराने वाली जो महिला होती है, उन्हें कितना आपका प्रोटीन लेना चाहिए। तो जो महिला आपका स्तनपान कराती है, अर्थात जो क्या है, जिन महिला के छोटे छोटे बच्चे हैं, वे अपना दूध बच्चे को पिलाती है, तो इन महिला को आपका प्रोटीन की आवश्यकता होती है 70 ग्राम तक। कहाँ पे होता है, तो ये आपका 70 ग्राम तक आवश्यकता होती है प्रोटीन को, जो आपका स्तनपान कराती है। और नॉर्मल सामान्य महिला को चाहिए 45 ग्राम। वहीं हम बात करें कि पुरुष को एक दिन में प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है, तो पुरुष को आपका एक दिन में प्रोटीन की आवश्यकता होती है 50 ग्राम। पुरुष को आपका चाहिए 50 ग्राम, सामान्य महिला को चाहिए 45 ग्राम, और जो स्तनपान कराने वाली महिला है, उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होता है 70 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लार किसके पाचन में सहयोग करता है। जो लार होता है, यह किसके पाचन में सहयोग करता है, यह हमें बताना है। तो जो लार होता है, यह आपका स्टार्च के पाचन में क्या करता है, मदद करता है। स्टार्च क्या होता है, तो देखिए बात करें तो स्टार्च क्या है, यह आपका एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है, अर्थात ग्लूकोज होता है। हमारे मुख में किसका पाचन होता है, स्टार्च का पाचन होता है, हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो जो हमारा लार होता है, अर्थात जो स्लाइवा होता है, क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड से मिलता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे हमारा स्टार्च का पाचन होता है। उसके बाद हम बात करें कि जो आपका स्टार्च होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 आपका होता है, स्टार्च का फॉर्मूला होता है। अब ध्यान देंगे, जो आपका स्टार्च होता है, यह आपका पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, स्टार्च जो आपका है, यह आपका है पॉलीसेकेराइड। क्या है, पॉलीसेकेराइड आपका कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट आपका है क्या, स्टार्च है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और हमने यह भी ऊपर की क्वेश्चन में देखा है कि जो स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका पाचन हमारे आमाशय में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है। मानव शरीर में जो पाचन की अधिकांश क्रिया होती है, यह किस अंग में संपन्न होती है, तो यह आपका संपन्न होती है छोटी आंत में। कहाँ पे संपन्न होती है, छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका संपन्न होती है पाचन की क्रिया। अब बात करें हम छोटी आंत की, तो नाम तो इसका छोटी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई आपका ज़्यादा होती है। इसकी आपका लंबाई ज़्यादा होता है और चौड़ाई क्या होता है, पतला होता है।
पूछा जाए कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की हम लंबाई की बात करें तो यह आपका होता है 22 फीट। कितना होता है? 22 फीट होता है। यह आपका 7 मीटर होता है। कितना होता है? 7 मीटर होता है। यह आपका 22 फीट होता है। वही हम बात करें बड़ी आंत, तो बड़ी आंत तो इसका नाम है, लेकिन यह आपका साइज में छोटा होता है और मोटा होता है। तो बड़ी आंत जो होता है यह आपका होता है 5 फीट का। कितना होता है? 5 फीट का होता है। या यह आपका 1.5 मीटर का होता है। कितना मीटर का होता है? तो 1.5 मीटर का होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। तो छोटी आंत में हमारा क्या होता है? अधिकांश पाचन होता है, और जो बड़ी आंत होता है इसमें आपका पाचन का काम नहीं होता है। तो आप इससे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो हमारे शरीर में अम्लीयता अर्थात एसिडिक जो होता है और क्षारीयता अर्थात जो बेस होता है इसके मध्य आपका बैलेंस अर्थात संतुलन बना के रखता है। तो देखिए अम्लीयता क्या होता है, तो हम जानते हैं जिसका पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में होता है यह आपका अम्लीय होता है। और जो क्षारीय होता है इसका पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। तो इनके बीच में संतुलन कौन बनाए रखता है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो यह आपका बनाने का काम करता है फॉस्फोरस करता है। क्या करता है? तो जो फॉस्फोरस होता है यह हमारे शरीर में क्या करता है? अम्ल और क्षार इनके बीच में संतुलन बनाने का काम करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। अब देखिए बात करें हम फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस का आपका संकेत क्या होता है? पी होता है। इसका आपसे पूछ ले कि एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या कितना होता है, तो फॉस्फोरस का हम बात करें परमाणु संख्या का तो ये आपका होता है 15 होता है। और इसका आपसे पूछा जाए कि मास कितना होता है, एटॉमिक मास अर्थात द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान आपका 31 होता है। देखिए द्रव्यमान निकालने का भी ट्रिक है कि अगर विषम है 15 क्या है विषम है, तो 2 से 2n प्लस 1 कर देंगे, अर्थात क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे, और जो सम होता है उसमें क्या करते हैं केवल आपका 2n कर देते हैं, उसका डबल कर देंगे। जैसे क्या है, जैसे कोई भी आप लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन 1 होता है उसके बाद हीलियम होता है, हीलियम 2 है तो इसका पूछा जाए मास कितना होगा तो 4 हो जाएगा। 3 है तो 3 का 7 होगा, 5 है तो 11 हो जाएगा, 5 दूना 10 11। ऑड में 1 जोड़ देते हैं डबल करके, और इवन में क्या करते हैं केवल डबल कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि जो फॉस्फोरस होता है यह हमारे शरीर में अम्ल और क्षार के मध्य में क्या करता है, संतुलन को बना कर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? हमें बताना है कि पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए में है कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है लौह, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें कि पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो इसमें आपका लौह अर्थात आयरन की मात्रा आपका सबसे अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है, तो आयरन की मात्रा आपका पालक में क्या होता है सबसे अधिक होता है। हम बात करें कि आयरन का और आपका स्रोत क्या होता है, तो आयरन का आपका अन्य स्रोत है, जैसे में आपका केला हो गया, उसके बाद आपका खजूर हो गया, उसके बाद आपका गुड़ हो गया। इन सभी में क्या होता है, इन सभी में आपका आयरन पाया जाता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? हमें बताना है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो दूध को पचाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ऑप्शन ए में है पेप्सिन, ऑप्शन बी है रेनिन, ऑप्शन सी है टाइलिन, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें दूध पाचन की, तो इसमें मदद करता है रेनिन। क्या मदद करता है? रेनिन मदद करता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा दूध से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इसकी हम थोड़ा बात करते हैं। तो दूध जो होता है यह किसके कारण खराब होता है? दूध किसके कारण खराब होता है, तो यह आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण खराब होता है। किसके कारण खराब होता है, तो लैक्टो
बैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण आपका क्या होता है, खराब होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें, जो आपका लैक्टोबैसिलस आपका जो जीवाणु होता है, यही दूध से क्या करता है, दही जमाने का आपका काम करता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। बात करें कि दूध में आपका क्या क्या पाया जाता है, तो दूध में आपका पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद बात करें कि दूध से जो आपका क्या होता है, दूध से जो दही जमता है, यह प्रक्रिया क्या है, यह आपका है रासायनिक प्रक्रिया है। कौन सा प्रक्रिया है, तो यह आपका रासायनिक प्रक्रिया है, अर्थात केमिकल प्रोसेस है। अर्थात क्या होगा, दूध से दही जम जाएगा लेकिन दही से दूध नहीं जमेगा। तो जो आपका परिवर्तन नहीं होता है वही आपका क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो दूध से दही जमना क्या है, यह आपका है रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि दूध जो होता है इसमें आपका लैक्टोसैकेराइड उपस्थित होता है। दूध में क्या होता है, लैक्टोसैकेराइड उपस्थित होता है। तो आप इन सभी 4-5 पॉइंट को ध्यान रखेंगे। दूध से आपका क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका दूध से नहीं बन सकता है कि कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो दूध को पचाने का काम रेनिन करता है। दूध खराब होता है आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु से, और लैक्टोबैसिलस जीवाणु से ही क्या होता है, दूध से आपका दही जमता है। उसके बाद दूध से जो दही जमता है, यह आपका किस प्रकार का प्रक्रिया है, तो यह आपका है रासायनिक प्रोसेस है, अर्थात केमिकल प्रोसेस है। और दूध जो होता है इसमें आपका लैक्टोसैकेराइड उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग कितना प्रतिशत पदार्थ प्रोटीन है। हमें बताना है कि मानव में जो जीवित जीव है इनमें आपका प्रोटीन की मात्रा कितना होता है। तो यह मात्रा आपका होता है 80%। कितना होता है, 80% होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और हम जानते हैं कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। और प्रोटीन को क्या कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेब में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। हमें बताना है कि जो सेब होता है इसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए है लौह, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें हम सेब की, तो सेब में आपका पाया जाता है पोटेशियम। क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब बात करें कि सेब का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो सेब का प्रयोग आपका जो हृदय रोग होते हैं ना, हृदय की जो रोग होते हैं, रोगी होते हैं, इनमें क्या होता है, हृदय रोगी को आपका सेब का क्या किया जाता है, सेवन कराया जाता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। तो हमने पढ़ा है कि प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, सोयाबीन में आपका 40% से अधिक मात्रा में आपका प्रोटीन पाया जाता है। जो सोयाबीन है इसमें 40% से भी अधिक मात्रा में आपका प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन का दूसरा आपका स्रोत क्या है, तो प्रोटीन के अन्य स्रोत आपके हैं, चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, दाल हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया। इन सभी में भी आपका प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। हमें बताना है कि गेहूं में आपका कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन ए है कैसीन, ऑप्शन बी है ग्लूटेन, ऑप्शन सी है संयुक्त प्रोटीन, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बात करें गेहूं की, तो गेहूं में आपका ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, ग से गेहूं और ग से आपका ग्लूटेन हो गया। तो इस तरह आप इसको याद रखेंगे कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो गेहूं में आपका ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम आपसे पूछते हैं कि जो आपका गाय का दूध होता है, गाय का दूध होता है, यहाँ से भी आपका दूध का क्वेश्चन बनता है कि गाय का जो दूध होता है यह हल्का पीला होता है, किस कारण से होता है। गाय का दूध जो होता है हल्का पीला होता है, किस कारण से होता है, तो यह आपका याद रखेंगे कि कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध क्या होता है, हल्का पीला होता है।
उसके बाद बात करें कि दूध का रंग आपका क्या होता है, दूध का रंग आपका सफ़ेद भी होता है। तो दूध का रंग आपका श्वेत किसके कारण होता है, दूध का जो रंग होता है यह श्वेत किसके कारण होता है, तो यह आपका कैसीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। तो गाय का दूध हल्का पीला होता है कैरोटीन के कारण, और दूध का रंग आपका उजला होता है किसके कारण, तो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है आंवला, ऑप्शन बी है सोयाबीन, ऑप्शन सी है सूर्य की किरण, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विटामिन सी जो है यह आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। जो आपके साइट्रस फूड होते हैं इसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। तो आंवला आपका खट्टा होता है, तो आंवला में क्या पाया जाता है, विटामिन सी आपका पाया जाएगा। विटामिन सी आपका दिया रहे और जो खट्टा आपका फल दिया रहे, सब्जी दिया रहे, उसी में क्या होगा, आपका विटामिन सी होगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछ ले कि विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विटामिन सी इसका वैज्ञानिक नाम आपका है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड आपका नाम है। क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया आपका विटामिन सी का। विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो इससे कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। एक गिलास अगर हम पानी पीते हैं तो इससे कितना कैलोरी हमें मिलेगा, तो एक गिलास पानी पियेंगे तो इससे हमें 0 कैलोरी मिलेगा। क्या होगा, एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी हमें मिलता है। बात करें जो आपका एक कैलोरी होता है ना, जो एक कैलोरी होता है इसमें बात करें कितना जूल होता है, तो एक कैलोरी में आपका लगभग 4.2 जूल होता है। तो आप इसे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, एक कैलोरी में 4.2 जूल आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो अभी हमने ऊपर देखा है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होगा, तो विटामिन सी की कमी से आपका क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जो आपका हेपेटाइटिस है यह मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो हेपेटाइटिस आपका यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, यकृत अर्थात लीवर को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस में आपका लीवर में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। उसके बाद हम बात करें जो आपका हेपेटाइटिस रोग है ना, हेपेटाइटिस रोग है यह आपका विषाणु जनित रोग है। किस प्रकार का रोग है, तो यह आपका विषाणु जनित रोग है हेपेटाइटिस। आप इसे ध्यान रखेंगे। और क्या होता है, इसमें आपका यकृत प्रभावित होता है, और हमने देखा है कि लीवर जो होता है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। तो आप एक दूसरे को रिलेट कर याद रखेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो घाव को भरने में आपका विटामिन सी हेल्प करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। घाव को भरने में विटामिन सी क्या करता है, मदद करता है। और हम जानते हैं कि विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में मिलता है, तो ये आपका आंवला में मिलता है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है। जल में आपके, जल में जो घुलनशील हैं ये विटामिन कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। उसके बाद विटामिन आपका घुलता है वसा में, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें आपको एक ही याद रखना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। इसको याद रखते हैं तो वसा में घुलनशील आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। क्योंकि इसको याद रखेंगे आप तो जो आपका जल में नहीं घुलेगा वो कहाँ पे घुलेगा, वसा में घुलेगा। तो देखिए जल में घुलनशील कौन है, तो इसका सबसे आसान ट्रिक है कि बस डूब गया। क्या है, इसका ट्रिक है कि बस डूब गया। बस आपका, बस डूब गया।
तो देखिए बस क्या है, बस से आपका हो गया, बस से बी और स से आपका सी हो गया। तो बी और सी क्या है, बी और सी विटामिन क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। बाकी जो विटामिन है वे कहाँ पे घुलनशील होते हैं, वसा में। ए डी ई के ये सभी विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं, और जल में घुलनशील कौन होते हैं, तो बी और सी होते हैं। इसको आप और भी आसान ट्रिक से याद करना चाहते हैं कि जल में कौन सा घुलनशील है, तो आप भोजपुरी मॉडल में याद कर सकते हैं कि गईल भैंस पानी में, गईल भैंस पानी में, अर्थात भैंस से बी और सी। तो आपको तो अब याद हो जाएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो बी और सी विटामिन जो हैं जल में घुलनशील हैं, और इसको छोड़कर जो बाकी होगा कहाँ पे घुलनशील होगा, वसा में घुलनशील होगा। तो देखिए इस तरह हमने एनसीईआरटी के जो आपके टॉप 20 आपके बायो के क्वेश्चन थे उसको आज हमने कवर किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए यहाँ पे हमने केवल 20 क्वेश्चंस पढ़ा है, लेकिन आप खुद बताइए कि 20 क्वेश्चन के अंदर हमने कितना क्वेश्चन पढ़ा है। कम से कम हमने 60 से 70 क्वेश्चन इसके अंदर हमने कवर किया है। और यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसका हमने आंसर की भी यहाँ पे नोट कर दिया है। तो आप टेलीग्राम से जुड़कर क्या कर सकते हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आगे आप इसका प्रैक्टिस भी खुद से कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट कर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए धन्यवाद।